हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करना है। इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी में दोनों कंबाइंड फॉर्म में इक्विलिब्रियम के नाम से हैं। ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक हम पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम बेसिकली इक्विलिब्रियम को सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है। वैसे आप जनरल लाइफ में इक्विलिब्रियम तो जानते ही हो, है ना। जैसे तराजू के दो जो आपके हिस्से होते हैं जब वो इक्वल हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं ना, इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं। खैर, तो हम डिटेल में बात करेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो दो बेसिक टाइप्स होते हैं इक्विलिब्रियम के, केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो अब केमिकल इक्विलिब्रियम में जब आप डील करोगे तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशन सीखने होते हैं, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो आपको सीखने होते हैं। उनको सीखने के बाद उन्हीं सीखे हुए कंसेप्ट को आप मूव करोगे, लेकर जाओगे आगे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। फर्दर एक बार आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हुए कंसेप्ट्स को आपको आगे चलकर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज़ करना होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यूज़ करना होता है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी यूज़ करना होता है। इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर आपको इसको यूज़ करना पड़ता है। तो 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आप मुझसे फिजिकल केमिस्ट्री के 11th क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का नाम पूछो तो वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन हम लोग जनरली थर्मोडायनेमिक्स वगैरह को बाद में पढ़ते हैं, पहले नहीं पढ़ते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं उसको 12th क्लास के अंदर पढ़ें क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपको और अच्छा एटीट्यूड चाहिए होता है। लेकिन इक्विलिब्रियम 11th क्लास में पढ़ना और उसको बहुत अच्छे से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तरीका आपको पता है, हम लोग थ्योरी कवर करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस लेंगे जो आपको छोटी छोटी बारीकियों को समझाएंगे और उसके बाद मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, आप बहुत तमीज़ से अपनी डीपीपीज को सॉल्व करेंगे ताकि आप इस चैप्टर में कहीं पर भी लैक ना करें। सही है ना। चलिए तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। बेसिकली हम इसको इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, तो क्योंकि चैप्टर का नाम हम इक्विलिब्रियम ही बोल रहे हैं तो सबसे पहले हम डिफाइन करने चलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट कि आपका इक्विलिब्रियम स्टेट से क्या मतलब है। इसमें आप सामने एग्जांपल लिया, एक वेट बैलेंस है। जब वो बैलेंस हो जाता है दोनों साइड तो बताओ उसका जो बीच वाली सुई होती है, ठीक, वो बिल्कुल आगे फिक्स हो जाती है इस तरह से, मतलब उसके अंदर आपको अब कोई मूवमेंट नज़र नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड के वेट क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। उसको आप इक्विलिब्रियम बोलते हो, कोई चेंज आपको नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे देखो, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर पे आपने एक टैप लगा दी है जिससे पानी आ रहा है, ठीक है। अब पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो पानी के आने की रेट है लेट्स से 3 लीटर्स या 3 लीटर्स पर सेकेंड, तो ज़्यादा हो जाएगा कुछ, ऐसे मान लो 0.3 लीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, ये कंटेनर में पानी भरना शुरू हो जाएगा, होगा। चलिए, तो पानी भरना शुरू हो गया है। अब आपने क्या किया, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक छोटा सा होल क्रिएट कर दिया और इस होल से पानी बाहर निकलने लग गया 0.1 लीटर पर सेकेंड की रेट से। सही है, तो पानी बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। बताओ वाटर लेवल क्या होगा, राइज होगा। तो वाटर लेवल और राइज होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से इस कंटेनर में वाटर लेवल लगातार राइज होता रहेगा। बस शुरुआत में राइज होने की रेट तेज रही होगी और बाद में रेट क्या हो चुकी है, धीरे, क्योंकि यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया जिससे पानी बाहर भी जा रहा है। लेकिन जाने की रेट कम है और आने की रेट ज़्यादा है, इसलिए नेट रिजल्ट क्या होगा, आपको वाटर लेवल चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर हम मान लें कि आपने इस होल की साइज थोड़ी देर बाद बढ़ाकर इतनी कर दी, इससे पानी 0.3 लीटर पर सेकेंड की रेट से निकलने लग गया, हो गया। बताओ अब क्या होगा, हाँ, अब आपका वाटर लेवल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आपका मतलब इस कंटेनर में वाटर लेवल क्या हो चुका होगा, कांस्टेंट, और अब वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। तो बताओ क्या पानी का आना रुक गया है, नहीं। क्या पानी का जाना रुक गया है, नहीं। लेकिन पानी जिस रेट से आ रहा है उसी रेट से वो क्या हो रहा है, वापस जा भी रहा है। इसीलिए आपको बताओ, आप यहाँ पर क्या चीज़ मेजर कर सकते हो, नाप किसे सकते हो, वाटर लेवल। वाटर लेवल मतलब आप यहाँ पर वाटर का वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। तो जब वाटर का वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, लेवल कांस्टेंट हो गया, तब यहाँ पर क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्यों? क्योंकि जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा था तब तक या तो वाटर लेवल बढ़ता रहेगा या फिर वाटर लेवल क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। अगर वाटर लेवल कांस्टेंट हो गया, बताओ क्या इस पॉइंट के बाद वाटर लेवल अब और चेंज होगा, नहीं होगा ना। क्यों होगा, पानी जिस रेट से आ रहा है पानी उसी रेट से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो वाटर लेवल कांस्टेंट हो गया है, मतलब यहाँ क्या बोल देंगे कि भैया सिस्टम ना आपका इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। कहाँ आ चुका है, इक्विलिब्रियम पे आ चुका है और अब यहाँ पर वाटर लेवल फर्दर चेंज नहीं होगा। सही है, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। अगर मैं किसी सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट डिफाइन करने चलूँ तो उसका मतलब क्या होता है,
उसका मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट सिस्टम की वो स्टेट है जहां पर उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज। बताओ मेजरेबल प्रॉपर्टीज से हमारा क्या मतलब है? मेजरेबल प्रॉपर्टीज से हमारा मतलब है सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। बताओ हम यहाँ पे क्या मेजर कर सकते हैं? वाटर लेवल। तो जब इसकी मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो गई, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उस स्टेट को हम सिस्टम की कौन सी स्टेट बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट बोल देते हैं। तो आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन है कि द स्टेट ऑफ सिस्टम एट विच ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम लाइक, एग्जाम्पल भी है प्रेशर, जैसे गैस हो गई तो गैस के लिए प्रेशर हो गया, कोई ऑब्जेक्ट उसके लिए टेम्परेचर हो गया, कलर हो गए, मोल्स हो गए, डेंसिटी हो गई, टेम्परेचर दोबारा आ गया एक और बार, तो ये सब क्या हो जाए? आपके कांस्टेंट हो जाएं सिस्टम के लिए, तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। जैसे यहाँ पर वाटर लेवल कांस्टेंट हो गया, हम इसी को नाप सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई सब इक्विलिब्रियम यहाँ पर अटेन हो चुका है। बोले ये बात समझ में आती है? सिंपल सी बात। चलिए, तो पहली चीज तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। अब इक्विलिब्रियम को हम और डिटेल में पढ़ें उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी होगी। तो सबसे पहले तो आप ये अपनी डेफिनेशन को कॉपी कर लें, ये डायग्राम तो बनाने की जरूरत नहीं, तो आपके लिए एग्जाम्पल था। ठीक, नेक्स्ट, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है रिवर्सिबल और एक होती है इरिवर्सिबल। ठीक, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं? जो दोनों डायरेक्शन में चलती हैं। जैसे ए से बना बी, तो ए बी में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, या फिर आप इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन भी बोल सकते हो। और बी से वापस ए बन रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन। सही है। ऐसी होती है आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? जो सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती है, ए से बी। ठीक, तो अब आप इसको ना फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बोलोगे, क्योंकि जा ही एक तरफ रही, तो इधर ही जा रही तो इसी को फॉरवर्ड बोलोगे। अगर बी से ये जा रही है तब भी आप ऐसे लिखोगे, बी गोज टू ए। सही ना? तो ये आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। तो आओ पहले बेसिक चीजें बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है उसमें दो तरह की रिएक्शन आती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी क्या होती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहले बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, जबकि इरिवर्सिबल क्या होती है? जिसमें रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करती है। सही है। नेक्स्ट चीज, दीज रिएक्शंस नेवर गो फॉर कंप्लीशन। क्यों? क्योंकि देखो रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड, जैसे ही बी का कुछ अमाउंट बनना शुरू होगा रिएक्शन बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आता है जब इन दोनों की रेट क्या हो जाती है? इक्वल, और उस कंडीशन पर आपको क्या मिल जाता है? इक्विलिब्रियम, जिससे हम इस चैप्टर में डील भी करने वाले हैं। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है, इस बात पे थोड़ा गौर करें। जैसे एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पर आएगी। अब इक्विलिब्रियम अलग अलग स्टेज पर आ सकता है। हो सकता है कोई रिएक्शन जब 20% कंप्लीट हुई हो तो उसमें इक्विलिब्रियम आ जाए, कोई रिएक्शन जब 90% कंप्लीट हुई हो तो इक्विलिब्रियम आ जाए, कोई रिएक्शन जब 99.9% कंप्लीट हुई हो तो उसमें क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम अलग अलग स्टेजेस पर आ सकता है। अब आप सोचो, जब 99.9% पर इक्विलिब्रियम आया है तब रिएक्शन वैसे ही ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। समझ रहे हो ना? तो ये रिएक्शंस अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पर आती हैं और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन रियल लाइफ में अगर इक्विलिब्रियम इस कंडीशन पे या इस कंडीशन पे आया तो आप क्या बोलोगे? कि रिएक्शन आपकी ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। क्या ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, न्यूमेरिकल्स में भी थोड़ा बहुत आपके काम में आएगा, वो हम आगे सीखेंगे। चलिए, तो ये रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है, लेकिन जो आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं ये ऑलमोस्ट क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं। ऑलमोस्ट का मतलब यही है, देखो वैसे तो दुनिया में एज सच कोई परफेक्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती है। दुनिया की हर रिएक्शन फाइनली कहाँ पहुँचती है? इक्विलिब्रियम पर ही, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। हाँ, ये सच्चाई है, जो आपने नहीं सुनी सुन लो। इरिवर्सिबल रिएक्शन परफेक्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, लेकिन आप खुद सोचो, जो रिएक्शन इस जगह पर जाकर इक्विलिब्रियम पर आई वो रिएक्शन तो ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है? कंप्लीट ही हो चुकी है। समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को? खैर, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो बेसिक डिफरेंस आप जानते हैं वही आप ध्यान रखें। ये तो ऐसे ही आपकी जनरल नॉलेज के लिए, इसमें कुछ आपको यूज़ आने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल रिवर्सिबल रिएक्शन के, ये उल्टा हो चुका है एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल यहाँ मिसप्लेस हो गए, कोई बात नहीं, हम वापस से इनको अरेंज कर देते हैं। एक बार आप ये पॉइंट कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने एग्जाम्पल्स को।
तो अगर हम एग्जांपल्स की यहाँ पर बात करें तो देखिए एग्जांपल्स में क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप यहाँ डिस्कस भी करने वाले हो। जैसे आपको एक एग्जांपल दूँ, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स HI गैस, ये बनता है। अब आप ध्यान देना, अगर मैं इस रिएक्शन को एक ओपन कंटेनर में करवाऊँ तो मान लो मैंने यहाँ पे H2 गैस और I2 गैस को लाके मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, इनसे जो HI गैस बनेगा वो HI गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इससे भी अच्छा एग्जांपल देखो, CaCO3 सॉलिड, मैंने इस कंटेनर में CaCO3 सॉलिड रखा ओपन कंटेनर में, उसको हीट करना शुरू किया। तो हीट करना शुरू करूंगा तो उससे क्या मिलेगा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस मिलेगा। तो CO2 गैस मिलेगा तो गैस तो सारी यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, लेकिन इसको दोबारा बैकवर्ड आने के लिए CaO और CO2 दोनों की जरूरत है। लेकिन जब CO2 उड़ गई, भाई CO को तो उड़ना आता ही नहीं, उड़ेगी कौन CO2। तो अगर CO2 उड़ के बाहर चली गई तो क्या ये रिएक्शन कभी बैकवर्ड आ सकती है, नहीं ना। तो उस केस में ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इरिवर्सिबल। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन करवानी है तो कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड। कंटेनर क्लोज्ड होगा, प्रोडक्ट बाहर नहीं जा पाएंगे तो रिएक्शन वापस से क्या हो सकती है, रिवर्स, और तब जाके आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन ओनली अकर इन क्लोज्ड वेसल। एग्जांपल आपके सामने है, चाहो तो आप लिख लो कि अगर आप क्लोज्ड कंटेनर के अंदर CaCO3 सॉलिड को हीट करो तो यहां पर फाइनली एक इक्विलिब्रियम सेट होता है। वहीं अगर आप इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करो, एक तो ये कि इसी रिएक्शन को आप ओपन कंटेनर में करवा दो, या फिर एग्जांपल्स देखें आप प्रेसिपिटेशन जैसे आपके पास AgNO3 का एक सोल्यूशन है, उसके साथ आप NaCl एक्वस मिक्स करो, बताओ ये क्या बनाएगा, AgCl का एक वाइट PPT बनता है। प्रेसिपिटेट तो आप लोग सब समझते ही है ना, और साथ में क्या बनाएगा, NaNO3 एक्वस। तो देखो एक बार प्रेसिपिटेट बन गया तो प्रेसिपिटेट तो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, सॉल्यूशन से बाहर चला जाएगा। अब ये रिएक्शन कभी भी दोबारा रिवर्ट नहीं हो सकती। ऐसे ही आप एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन देखो, फास्टेस्ट रिएक्शन एक्वस है, ये भी एक्वस है, क्या बनाएगा, NaCl एक्वस प्लस H2। अब आपकी ये रिएक्शन रिवर्ट नहीं हो पाती है, ठीक। तो जो भी आप पास एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन होते हैं, हीटिंग ऑफ सॉलिड इन ओपन वेसल है, या फिर प्रेसिपिटेशन है, ये सब आपके कौन से एग्जांपल्स हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल्स। तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। चलिए कर लिया कॉपी। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सीखने के बाद वैसे तो हमें पढ़ ही चुके हैं, पर आपको दिख रहा है, बताओ इक्विलिब्रियम सिर्फ कौन सी रिएक्शन में आ सकता है, रिवर्सिबल में। आप कभी भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर सकते हो। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, दैट इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी तो आपने देखी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अब ये हम सीख चुके हैं कि इक्विलिब्रियम आएगा रिवर्सिबल में। तो अब इक्विलिब्रियम भी कितने टाइप का होता है, दो तरह का होता है। याद करो वो दिन जब आपने छोटी क्लासेस में चेंजेस पढ़े थे, एक आपने पढ़ा था फिजिकल चेंज। देखो मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, हो सकता है आपको ये सब आता हो, लेकिन सुन लो, मुझसे भी सुन लो, है ना, थोड़ा ज्ञान ले लो। और दूसरे होते हैं केमिकल चेंजेस। बताओ फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस जिसमें कंपाउंड की क्या होती है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है। जैसे आप ले लो एग्जांपल H2O सॉलिड, H2O सॉलिड को मैं बदल दूं H2O लिक्विड में, तो देखो कंपाउंड की फिजिकल स्टेट बदल गई। क्या बदल गई, फिजिकल स्टेट बदल गई, लेकिन उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, सेम। ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज जहां पे कंपाउंड की स्टेट बदले ना बदले, उसकी शक्ल बदल जाती है, मतलब उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो जाता है, चेंज, तो उससे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। ये आपने पढ़ाई है। जैसे आपका H2O लिक्विड है, अगर ये डिसोसिएट होकर H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बना दे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम फिजिकल चेंज में आ रहा है तो उसे हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और अगर वो केमिकल चेंज में आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये दो आपके पास कैटेगरीज हैं, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व हैं। जैसे H2O सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड, H2O लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस, और H2O सॉलिड इन गैस।
इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन, या फिर आप इसे मेल्टिंग बोल सकते हो। दूसरा, जब एक लिक्विड गैस बदलता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, याद है ना। और जब एक सॉलिड डायरेक्टली गैस बदलता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सही है। चलिए यहीं पे मैं आपको एक और नई चीज से मिलवाऊं, ये आपने नहीं पढ़ी होगी, नहीं सुनी होगी। फिजिकल इक्विलिब्रियम में एक और इक्विलिब्रियम को काउंट करते हैं जिसे हम फेज इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज इक्विलिब्रियम। देखिए फेज इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कंपाउंड की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती है लेकिन उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, चेंज। जैसे इसका एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ एलोट्रॉप्स। कौन, कन्वर्जन ऑफ एलोट्रॉप्स। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा एलोट्रॉप्स हैं और वो एक दूसरे में कन्वर्ट हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट चेंजेस टू कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। तो यहां देखिए कार्बन ग्रेफाइट कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है। इन दोनों के बीच में अगर इक्विलिब्रियम सेट होगा, देखो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, फिजिकल स्टेट भी सेम है ये भी सॉलिड होता है ये भी सॉलिड होता है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर बदल गई। ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लेयर्स बनती है, पता है, डायमंड में कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है। तो क्योंकि यह इंटरनल स्ट्रक्चर बदल गई, इसको भी हम कौन से इक्विलिब्रियम में काउंट करेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम में काउंट करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो पहली चीज, इसको हम और डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब हम इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और एक फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। बट अभी आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि हम फ्यूजन या फिर मेल्टिंग भी बोल सकते हैं आप इस प्रोसेस को। हम फ्यूजन किसको बोलते हैं, मेल्टिंग किसको बोलते हैं, वेपरेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, एक चीज़। दूसरा, ये जितने भी एलोट्रॉपिक कन्वर्जन्स हैं उन सबको हम फेज इक्विलिब्रियम के अंदर काउंट करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया, तो ये रिएक्शन फिजिकल स्टेट बदली ना बदली, लेकिन कंपाउंड का केमिकल कॉम्पोजिशन का केमिकल फॉर्मूला क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सही है, समझ में आ गया। चलिए तो अब जैसे मैंने आपको बताया, हम इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ेंगे और वो पहला पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, उसके लिए कैलकुलेशंस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। उसके बाद हम लोग डील करेंगे किसके साथ, फिजिकल इक्विलिब्रियम के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम और होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ये दो आपके पास टाइप होते हैं। तो देखो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर किसी इक्विलिब्रियम में जितनी भी स्पीसीज इन्वॉल्व हैं उनकी डिफरेंट फिजिकल स्टेट हो तो उसे तो हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर सेम फिजिकल स्टेट हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। तो कुछ एग्जांपल्स देखें आप एक साथ। पहले यहाँ आप देखो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, सॉलिड सॉलिड गैस, गैस गैस गैस, ये आपके पास इधर वाला एग्जांपल है होमोजीनियस का, है ना, शिफ्ट होकर इधर आ गया। तो आप देखें हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होगा, किसी एक की भी फिजिकल स्टेट अलग हो गई तो उस इक्विलिब्रियम को हम कौन सा बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। लेकिन अगर सबकी फिजिकल स्टेट सेम है तो फिर उसे हम लोग कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हम इसको दो और कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या होता है आपका, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्या, चलिए ये बेसिक बातें हैं जो शायद आप पहले से भी जानते होंगे, आपने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने अगले पार्ट पर और स्टार्ट करें हम लोग अपने चैप्टर को। स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम क्योंकि इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, एक केमिकल और एक फिजिकल, तो हम पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में देखने जा रहे हैं कि उसकी ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपको सिखा चुका हूँ, इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेन्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड दोज शुड बी कैरिड आउट इन अ क्लोज कंटेनर। अगर आपने रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में नहीं करवाया है तो प्रोडक्ट उड़ के भाग जाएगा और प्रोडक्ट उड़ के भाग गया तो रिएक्शन दोबारा कभी भी फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर नहीं आ सकती। तो पहली और एसेंशियल कंडीशन जो है, जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होनी चाहिए और दूसरा उसे किस में करवाया जाना चाहिए, क्लोज कंटेनर में करवाया जाना चाहिए। सेम ऐसे ही इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब, जैसे मान लो आपने PCl5 लिया और PCl5 गैस को आपने क्लोज कंटेनर के अंदर हीट करना शुरू किया, तो बताओ क्या होगा, PCl5 गैस पहले PCl3 गैस और Cl2 गैस के अंदर ब्रेक होगा, कन्वर्ट होगा। फिर इसी कंटेनर में दोनों अवेलेबल है तो वापस से
रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड होना शुरू हो जाएगी क्योंकि कंटेनर आपका क्लोज्ड है। तो आपने रिएक्टेंट से शुरू किया, उससे कुछ प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट वापस से रिएक्ट करेगा और क्या कन्वर्ट करेगा, PCl5 में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्टेंट से शुरू करो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, क्या, मान लो आपने PCl3 और Cl2 लिया और इनकी रिएक्शन से क्या बनना शुरू हुआ, PCl5। तो इनिशियली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से PCl5 बनता जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, PCl5 वापस से डिसोसिएट होकर किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, PCl3 प्लस Cl2 के अंदर, और फिर से आपको क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम। अब आप देखो, ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा होगा, एक प्रॉपर कंडीशन में ऐसा होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होगा जहां पर क्या होगा, ये वापस से रिवर्ट बैक करेगा और इक्विलिब्रियम आएगा। पर कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ रिएक्टेंट लेके शुरू करो तो भी इक्विलिब्रियम आएगा, आप प्रोडक्ट से शुरू करो तो भी इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड से अटेन हो सकता है। सही है। चलिए, तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। इसके बाद मूव करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पर। तो देखें, ये अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या होता है, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया है, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया है तब क्या होता है, होता क्या है, जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है, जैसे आपने ये देखा एग्जांपल PCl5 वाला, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है वो शुरुआत में तो क्या होती है, रिएक्शन शुरू हुई तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो ये जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन की रेट भी क्या होने लग जाएगी, कम। तो अगर आप एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डिस्कस करो तो इक्विलिब्रियम आने से पहले क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, फिर आप देखें जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करेगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी और फिर बैकवर्ड रिएक्शन शुरू होगी, क्योंकि लगातार प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो जो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। आप सोचो, एक रिएक्शन की रेट डिक्रीज हो रही है और एक रिएक्शन की रेट 0 से बढ़ के इंक्रीज होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम। सो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस and that of backward reaction increases and both become equal when equilibrium is attained। तो ये मान लो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है, बैकवर्ड रिएक्शन शुरुआत में 0 रेट पर होगी, टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी, और जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों की रेट क्या हो जाएगी, इक्वल, और ग्राफ आपका इस तरह से बन जाएगा। तो ये जहां पर दोनों ग्राफ मर्ज हो रहे हैं ये आपकी कौन सी स्टेट को दिखा रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखा रहा है। इसके बाद रिएक्शंस की रेट चेंज नहीं होंगी क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो चुकी है, इक्वल। तो ये ग्राफ दिखा रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को। किसको दिखा रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को। और ये वाला जो ग्राफ है ये किसको दिखा रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को दिखा रहा है। तो ध्यान रखें, अगर हम रेट और टाइम में ग्राफ बनाएं तो टाइम के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कम होती जाएगी, बैकवर्ड की बढ़ती जाएगी, और जिस पॉइंट पर दोनों इक्वल हो गई वहां पर इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, और उसके बाद दोनों की रेट इक्वल बने रहेगी तब तक जब तक इसको किसी एक्सटर्नल एजेंट ने डिस्टर्ब नहीं किया है। इक्विलिब्रियम एक बार आ गया तो वो अपने आप डिस्टर्ब नहीं होता है, आप उसे डिस्टर्ब करो। डिस्टर्ब करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो हम आगे चलकर सीखेंगे। आप टेम्परेचर बदल सकते हो, आप प्रेशर बदल सकते हो, मोल्स बदल सकते हो, समझ रहे हो। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब इक्विलिब्रियम आता है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक तो इक्विलिब्रियम की ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ देखकर पहचानना आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कब आया है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, आप देखो, ये PCl5 था, हम लिखते हैं टाइम t इक्वल टू 0। टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। मान लो आपके पास PCl5 के 5 मोल्स थे 1 लीटर सोल्यूशन में। अब क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, मान लो टाइम कुछ हो गया 10 मिनट या 10 सेकेंड, तो मान लो इसमें से इसका 1 मोल चला गया तो ये कितना बन जाएगा, 1 मोल, ये भी बन जाएगा 1 मोल। फिर आपकी बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हो जाएगी। तो मान लो 30 सेकंड के बाद इक्विलिब्रियम आ गया, तो मान लो इक्विलिब्रियम पर इसके 5 में से कुछ 3 मोल चले गए, तो
तो बताओ ये कितना बनेगा 3 मोल, ये बनेगा 3 मोल, और ये कितना बचेगा 2 मोल बचेगा। बोलो बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो अब क्या हुआ, ये 3 मोल बना, ये 3 मोल बना, और ये आपका 2 मोल बच गया है। अब इस पॉइंट के बाद क्या हो चुका है, PCl5 की इन दोनों में टूटने की रेट और इन दोनों की कंबाइन होकर वापस PCl5 बनाने की रेट क्या हो चुकी है, सेम। मतलब जिस रेट से PCl5 टूट रहा होगा उसी रेट से PCl5 वापस से भी क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा। मतलब जितना गया उतना वापस आ गया। तो बताओ क्या अब PCl5 के मोल्स चेंज होंगे? नहीं होंगे। क्या इसके होंगे? नहीं होंगे। इसके होंगे? नहीं होंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप रिएक्शन को शुरू करवाते हो तो शुरुआत में तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो देखो हम एक और ग्राफ बनाते हैं, अभी फिर इसमें और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अभी तो सिर्फ मैं आपको इंडिकेटिव ग्राफ बना के बता रहा हूँ कि अगर हम ग्राफ बनाए कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो हम पहले बात करते हैं रिएक्टेंट की। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कब तक? जब तक क्या नहीं आ गया, इक्विलिब्रियम। सही है। और प्रोडक्ट जो पहले 0 था उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कब तक? जब तक क्या नहीं आ जाता है, इक्विलिब्रियम। और बताओ जब इक्विलिब्रियम आ गया है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब इक्विलिब्रियम आता है तो दोनों नहीं इक्वल नहीं होती हैं, दोनों की दोनों क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट। इक्वल तो यहां हुई, ध्यान देना यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम पर रेट्स इक्वल होंगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो भी सकती हैं लेकिन हमेशा होंगी कहना गलत है। इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वल कंसंट्रेशन नहीं बोलती, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलती है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो मान लो अगर जैसे दिख रहा है यहां से कांस्टेंट हो गई तो ये आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखा रहा होगा। कौन सी स्टेट को दिखा रहा होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखा रहा होगा। तो अगला जो अपना पॉइंट है वो इस पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर लेते हो कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है। भूल जाओ इस चीज़ को, ऐसा होता ही नहीं है। इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। देखो कितना हाईलाइट करके मैंने इसको लिखा है, इसीलिए लिखा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और दोनों हो जाते हैं कांस्टेंट जब आपको क्या मिल जाता है, इक्विलिब्रियम मिल जाता है। तो फिर कुछ लोग सवाल पूछते हैं, सर क्या ये कभी इक्वल नहीं हो सकती? मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है, हो सकती हैं, लेकिन हमेशा ही इक्वल आए वो कहना गलत है। तो इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और ये वाला ग्राफ आप बनाना चाहो तो बना लो, वो यहाँ पर अपने आप ही इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिएक्शन ले रहा हूँ ऐसे ही, A goes to B, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0, मैंने 1 मोल A से शुरू किया, मतलब उस टाइम पर B के मोल्स कितने थे, 0 थे। सही है। अब मैं यहाँ कंडीशन डाल रहा हूँ। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम अटेन्ड हुआ एट 25% कन्वर्जन, मतलब जब A का 25% B में कन्वर्ट हो चुका है तो इक्विलिब्रियम आ गया। अब 25% जब कन्वर्ट होता है 1 मोल था, बताओ 1 में से कितना जा चुका होगा, 1/4, तो ये बचेगा 3/4 यानी 0.75 मोल A। बताओ B कितना बनेगा, वो बनेगा 1/4 यानी 0.25 मोल B। ठीक है, समझने की कोशिश करना। हम यहाँ पर कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे और आप देखोगे कि कैसे कैसे आपका ग्राफ वेरी करेगा। ठीक है, अभी बनाते हैं ग्राफ, पहले कंडीशन निकालें। तो एक हो गया केस 1, जब 25% कन्वर्जन पे क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है। चलिए केस 2 बनाते हैं। केस 2 क्या है कि आपका इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट 50% कन्वर्जन, मतलब जब 50% ऑफ A B में कन्वर्ट हो चुका है तब इक्विलिब्रियम आया है। तो बताओ 1 में से हाफ मोल चला जाएगा, यहाँ पर 0.5 मोल बचेगा, और बताओ B कितना बनेगा, 0.5 मोल B बनेगा। सही है। अब इसके बाद फिर से दोनों कांस्टेंट हो चुके क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है। आप समझ ना, ऐसे नहीं कि 25 पे आया फिर दोबारा 50 पे, नहीं, एक बार एक्सपेरिमेंट करवाया तो 25% पर आया, फिर हम इस रिएक्शन को दोबारा करवा रहे हैं और 50% पर इक्विलिब्रियम आ रहा है। ऐसे इस रिएक्शन को हम एक और बार करवा रहे हैं
और हमने इक्विलिब्रियम अटेन किया है लेट्स से एट 75% कन्वर्जन। बताओ जब A 75% कन्वर्ट हो चुका होगा तो ये 3/4 यानी जा चुका होगा, तो 1/4 यानी 0.25 मोल बचा होगा, और B यहाँ पर कितना बन गया होगा 0.75 मोल बन गया होगा। तो अब इन तीनों केसेस को हम ग्राफ पे डिनोट करने वाले हैं। 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट करवाए। तो आप देखें जब इक्विलिब्रियम 25% पर आया, मैं उसको T 25% बोल रहा हूँ, तो इस टाइम पर जो ग्राफ बनेंगे वो ग्राफ दिखने में कैसे होंगे। देखें ये है कंसंट्रेशन, ये है टाइम। बताओ टाइम t = 0 पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन था, रिएक्टेंट। तो ये ग्राफ शुरू होगा 1 मोलर कंसंट्रेशन से। सही है। मान लो ये है 0.5, ये है 0.75 और ये लाइन है 0.25। तो आप देखें इक्विलिब्रियम कब आया है, जब A कितना बचा है 0.75 और B कितना बना है 0.25। तो जब ये रिएक्शन शुरू होगी तो बताओ A की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और कहां तक डिक्रीज होगी, सिर्फ 0.75 तक। और जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा बताओ A की कंसंट्रेशन 0.75 पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ऐसे ही प्रोडक्ट B की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी कब तक, जब तक वो 0.25 पर नहीं आता, और फिर इसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन का ग्राफ है। बताओ क्या किसी पॉइंट पर ये इक्वल हुए, नहीं हुए। इक्वल तब होते जब ग्राफ इंटरसेक्ट करते किसी पॉइंट पर। तो हो सकता है कि कंडीशन कभी इक्वल हो जाए, लेकिन इस केस में तो इक्वल नहीं है। तो क्या इक्विलिब्रियम नहीं आया, आया ना। मतलब इक्विलिब्रियम आने के लिए रिएक्टेड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इक्वल होना कतई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। ठीक है ना। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सर ये ग्राफ टच करेगा, कट करेगा, नहीं करेगा, सब क्लियर हो जाएगा यहाँ से। चलिए दूसरा केस, जब इक्विलिब्रियम आया 50% कन्वर्जन पे, तो फिर से ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ वुड बी अगेन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम होगा। फिर से शुरू तो आप वही 1 मोलर से कर रहे हो, तो 1 मोलर से ही शुरू करते हैं। ये आपका कहीं 0.5 मोलर है। ठीक है। अब क्या हुआ, हाफ कंप्लीशन पे आया, तो अब A भी 0.5 मोल है, B भी 0.5 मोल है। मतलब A की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, कहां तक डिक्रीज होगी, 0.5 तक, और B की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, वो भी कहां तक इंक्रीज होगी, 0.5 तक, और इसके बाद दोनों की वैल्यू आ जाएगी सेम। तो देखिए यहां पर जहां इक्विलिब्रियम आया है, इक्विलिब्रियम, तो आपको दिख रहा है देखो यहां पर भी दोनों की कंसंट्रेशन सेम आने वाली है, 0.5 मोल है। इसलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ इक्वल भी हो चुकी है, और उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम भी आ चुका है। तो कभी कभी ये ग्राफ भी बन सकता है, लेकिन ये ग्राफ हमेशा बने वो जरूरी नहीं है। समझ रहे हो। तीसरा पॉइंट, आपका जब इक्विलिब्रियम आया तब टाइम कितना हो चुका है, 75% कन्वर्जन हो चुका है। तब आप देखो इस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। फिर से वही आप मार्क करें 0.1 मोलर, ये वही कॉन्सेंट्रेशन है, इधर आपका टाइम है। अब जब आप 75% कन्वर्जन पर हो तो A कितना है 0.25 और B कितना जाएगा 0.75। मतलब अब A की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी कहां तक, 0.25 तक, और फिर कांस्टेंट हो जाएगी, और B की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी कहां तक, 0.75 तक, और फिर वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो देखो इस पॉइंट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, इक्वल, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन हाँ न्यूमेरिकल्स में पॉइंट आपके कई बार काम में आ सकता है, जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन के ग्राफ कट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम। ऑल्दो यहां इक्विलिब्रियम नहीं आया है। इक्विलिब्रियम तो अब भी कहां पर आएगा, जहां पर दोनों क्या हो चुके होंगे, कांस्टेंट हो चुके होंगे। सही है। तो आप ग्राफ बनाए, ये जो हमने ब्राउन से ग्राफ बनाया कलर से वो है रिएक्टेंट के लिए, और जो पर्पल कलर से हमने ग्राफ बनाए हैं वो सारे ग्राफ हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए। तो ये आप ध्यान रखें, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत काम की चीज़, आप भूल जाओगे। इक्विलिब्रियम पर रेट्स इक्वल होती हैं, कंसंट्रेशंस का इक्वल होना जरूरी नहीं है। चलिए कॉपी करें, ग्राफ्स बनाएं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। देखो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तब आपको ये लगेगा कि सब कुछ रुक चुका है, लम्हा थम गया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जैसे हमने एग्जांपल देखा PCl5 वाला,
तो आपने देखा कि जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, मान लो 75% पे आया तो ये 1/4 मोल था, ये 3/4 था और ये 3/4। अब कंटेनर में इनके मोल्स इतने ही रहेंगे जब तक कि आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते। तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुक चुका है, लेकिन एक्चुअली सब कुछ नहीं रुकता है। इक्विलिब्रियम हमेशा चलता रहता है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। वही अपना पानी से भरा हुआ कंटेनर, ये देखें, ये कंटेनर है, इसमें आपने एक टैप लगाया हुआ है जिससे पानी आ रहा है, ठीक है। तो पानी आ रहा है और पानी भरता जा रहा है। तो जब पानी इतना भर गया तो फिर हमने यहाँ पे एक होल कर दिया। पानी के आने की रेट है वही 0.3 लीटर पर सेकेंड, और हमने जो होल किया वहां से पानी के जाने की रेट भी क्या है, 0.3 लीटर पर सेकेंड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वाटर लेवल यहाँ चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आने की रेट और जाने की रेट क्या हो चुकी है, सेम। तो मान लो इसको आप बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको आप बोलते हो बैकवर्ड रिएक्शन। तो जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। हो रहा है ऐसा, इसलिए आपका वाटर लेवल चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो, अगर आप यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दो, सपोज आपने एक ओपेक स्क्रीन लगा दी और पानी इस तरह से आ रहा जा रहा है कि कोई हलचल नहीं है, ठीक है। तो अब ये कुछ दिख नहीं रहा किसी को, ये भी नहीं दिख रहा, यहाँ वाटर लेवल फिक्स है। तो अगर आप किसी से पूछो, उससे पूछो कि बताओ पानी आ रहा है क्या, बताओ वो क्या जवाब देगा, हाँ, वो बोलेगा नहीं आ रहा। अब उससे पूछो पानी कहीं जा रहा है क्या, बोलेगा नहीं यार, मुझे तो जाता हुआ भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है। तो देखने पर ऐसा लगेगा कि यहाँ पानी पड़ा हुआ है, बस ना वो आ रहा है ना वो जा रहा है, लेकिन एक्चुअली तो पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है। इसको हम बोलते हैं डायनेमिक नेचर। क्या बोलते हैं, डायनेमिक नेचर। कुछ भी रुका हुआ नहीं है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुका हुआ है। उसी को हम बोलते हैं डायनेमिक नेचर। अगर दो ट्रेन्स सेम स्पीड से चलती रहें तो आपको ये लगेगा ना दोनों रुकी हुई है। अगर और कुछ आपको मूव करता हूँ दिख रहा है, सिर्फ ट्रेन टू ट्रेन अगर हम देखें, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, तो सेम फंडा है। क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस दोनों की रेट सेम होती है, तो आपको कोई नेट चेंज ऑब्जर्व नहीं होता और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है। इसीलिए हम बोलते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम नेचर में कैसा होता है, डायनेमिक, स्टैटिक नहीं होता है। स्टैटिक का मतलब रुक गया, तो कुछ भी रुकता नहीं है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी चलती रहती है और बैकवर्ड रिएक्शन भी चलती है। तो आप ध्यान रखना, जब भी कभी भी कहीं पर इक्विलिब्रियम सेट होगा, वो इक्विलिब्रियम का नेचर हमेशा कैसा होगा, डायनामिक ही होगा। खैर, ये हुई बात 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। पहला, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा, क्लोज कंटेनर में फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड से अटेन होगा। तीसरा, इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाती है। इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ वेरी गुड, कांस्टेंट हो जाती है। और पांचवा, इक्विलिब्रियम पर कुछ भी रुकता नहीं है, सब कुछ चलता रहता है। खैर, इसको पढ़ने के बाद अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ मूव करना शुरू करें। ऑल्दो न्यूमेरिकल्स तो हम 1-2 लेक्चर के बाद ही प्रॉपर्ली शुरू कर पाएंगे, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से डील करने के लिए आपको सीखना होगा एक लॉ, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, नाम है गुलबर्ग एंड बागे। ठीक, तो खैर हम जीके थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, तो हमें नाम याद नहीं रखने, भूल जाओ, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, इससे कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, तो आप पहले समझाता हूँ फिर लिख लेंगे। ये एक रिएक्शन है 2A + 3B और ये बना रही है कुछ प्रोडक्ट्स, C हो सकता है, D हो सकता है, जो भी आप बोलना चाहो। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मास एक्शन, किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है, जैसे मैं इस रिएक्शन की रेट की बात करूँ, इस रिएक्शन की रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस। क्या बोला मैंने, एक्टिव मासेस। ये अब आपके लिए एक बिल्कुल नया फ्रेश टर्म है, जिसको आप हमेशा आगे तक यूज़ करते रहोगे। समझना ध्यान से, है ना, थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने आएगा। अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा कम बताऊंगा मैं आपको, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में इसको और ढंग से एलाबोरेट करूंगा इसी टर्म को, फिर थर्मोडायनेमिक्स में भी आप इसको आगे ले जाकर यूज़ करते हो। तो ध्यान से देखें, एक्टिव मास क्या होता है, अभी हम आ जाएंगे उस पर भी। एक रिएक्शन है, उसकी रेट क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज A और B रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोला इस लॉ ने, कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट A एंड B रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बताओ, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे
तो यहाँ पर क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है k, जिसको आप लिख सकते हो a टू द पावर 2 एंड b टू द पावर 3। तो बस यही होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करके आप रिएक्शन की रेट लिखना सीख सकते हो। यहाँ पर ये जो k बना, अभी मैं डिटेल में और लिखवा दूंगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखो आप इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, एक चीज ऐड कर देना, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो स्टेटमेंट को लिखने के बाद एक जनरल रिएक्शन लिखे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B। तो A का कोएफिशिएंट है N1, B का कोएफिशिएंट है N2, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाऊं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट विल बी, बताओ क्या होगा, a टू द पावर तो क्या आ जाएगा N1 और b टू द पावर क्या आ जाएगा N2। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं इसको हम बोलते हैं एक्टिव मास। क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। अब इसको डिफाइन कर रहे हैं थोड़ी देर में। जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट k, तो ये बन जाएगा a टू द पावर N1 एंड b टू द पावर N2। और इस तरह से आप इस रिएक्शन के लिए रेट लिख सकते हो, रेट का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। इसे हम रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो k है, k को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। a और b इनके एक्टिव मासेस हैं और N1 N2 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। चलिए, बार बार एक टर्म उठ के आ रहा है एक्टिव मास। अरे क्या चीज़ है एक्टिव मास, बहुत आसान है। अभी मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, फिर इसको धीरे धीरे यूज़ करते करते आप अपने आप सीख जाओगे। देखें एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास हम दो तरह की स्पीसीज के लिए डिफाइन करते हैं। एक ऐसी स्पीसीज जो एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करती है, ठीक, पढ़ा ना आपने, कई स्पीसीज के ब्रैकेट में लिखा होता है ब्रैकेट में AQ। AQ का मतलब वो पानी के अंदर डिसॉल्व है, वहां पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट की तरह प्रेजेंट है। दूसरे स्पीसीज होती हैं गैसियस स्पीसीज, जिनके ब्रैकेट में G लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है, G। तो एक्टिव मास को हम दो तरह की स्पीसीज के लिए डिफाइन करते हैं। एक्वस स्पीसीज, ध्यान देना, एक्वस स्पीसीज के लिए जो एक्टिव मास होता है वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम लोग मोलैरिटी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, मोलैरिटी। तो अभी तो आपके लिए थंब रूल बन गया इतना सा कि अगर आपको किसी एक्वस स्पीसी का एक्टिव मास लिखना है तो आपको उसकी मोलैरिटी लिखनी है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। पढ़ा है ना। वहीं अगर आपके पास कोई गैसियस स्पीसी है तो किसी भी गैसियस स्पीसी के लिए उसका एक्टिव मास उसके प्रेशर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर। तो जब ध्यान रखें, एक्टिव मास को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक एक्वस स्पीसीज के लिए और एक गैसियस स्पीसीज के लिए। एक्वस स्पीसीज के लिए एक्टिव मास हमेशा कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी के बराबर होता है, और गैसियस स्पीसीज के लिए एक्टिव मास को हम किसके इक्वल लेकर चलते हैं, प्रेशर के इक्वल लेकर चलते हैं। इतना याद रख लोगे। सर आपने तो बोला बहुत डिटेल में बताओगे, बताऊंगा आगे, पहले एक बार इसको यूज करना सीख लो, इसमें कंफर्टेबल हो जाओ। सब कुछ अभी बता दूंगा ना तो हो सकता है टाइम टाइम फिश भी हो जाए, तो वो नहीं करनी है ना अपने को, है ना। चलिए, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या सिर्फ आपके पास एक्वस और गैसियस स्पीसीज ही होती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास प्योर सॉलिड्स भी होते हैं। प्योर सॉलिड्स जिनके ब्रैकेट में S लिखा हुआ होता है, और प्योर लिक्विड्स जिनके ब्रैकेट में L लिखा हुआ होता है। तो प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स के लिए एक्टिव मास कंसंट्रेशन के इक्वल ही होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होगा। अब आप देखो, मोल्स को आप लिख सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम इनटू मोलर मास, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाती है, डेंसिटी। तो आप छोड़ो, आप तो ऐसे देख लो एक्टिव मास है। अब आप ये ऐसे कर लो, डेंसिटी लिख लो इसको, तो ये हो जाएगा डेंसिटी अपॉन मोलर मास। अब आप ध्यान से समझना, जैसे ये CaCO3 सॉलिड है, इसको मैंने एक रिएक्शन में हीट करना शुरू किया तो ये टूटेगा। बताओ, टूटेगा तो इसका मास बदलेगा। जिस प्रोपोर्शन में इसका मास बदलेगा उसी प्रोपोर्शन में इसका वॉल्यूम भी बदलेगा, क्योंकि एक सॉलिड टूट रहा है तो वो कम हो रहा है, कम हो रहा है तो उसका मास भी कम होगा और उसका वॉल्यूम भी कम होगा।
तो उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, अनचेंज्ड, क्योंकि जितना मास बदला उतना ही वॉल्यूम बदल गया। मोलर मास तो CaCO3 का 100 है जो 100 ही रहेगा। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे आपसे कि एक प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए जो एक्टिव मास है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक गैस के लिए ऐसा नहीं होता है, गैस का अगर कोई मास बदलता चेंज होता है तो उसका वॉल्यूम अलग प्रोपोर्शन में चेंज होगा, है ना। लेकिन सॉलिड लिक्विड के लिए जैसे जैसे मास कम होता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी चेंज होता जाएगा। तो एक प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। और हमारी कैलकुलेशन की कन्वीनियंस के लिए हम उस कांस्टेंट की वैल्यू को 1 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो अब आप ध्यान रखना, आपके लिए एक नया रूल बन चुका है कि एक प्योर सॉलिड या फिर एक प्योर लिक्विड के एक्टिव मास को हम हमारी कन्वीनियंस के लिए कितना लेकर चलते हैं, 1 लेकर चलते हैं। वैसे तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ध्यान से लिखें कि फॉर प्योर सॉलिड्स जिनके ब्रैकेट में स्मॉल s लिखा हुआ हो एंड प्योर लिक्विड जिनके ब्रैकेट में L लिखा हुआ हो, ऑल्दो दे हैव देयर ओन एक्टिव मासेस बट दे रिमेन कांस्टेंट। क्यों रहता है, ये मैंने आपको सिखाया, क्योंकि सॉलिड्स की डेंसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी, लिक्विड्स की डेंसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी। जब वो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका एक्टिव मास चेंज नहीं होता है। बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस वी टेक देम एज यूनिटी। तो आज के बाद अगर आपके पास कोई प्योर सॉलिड है तो आप उसका एक्टिव मास कितना लेकर चलोगे, 1। कोई प्योर लिक्विड है तो आप उसका एक्टिव मास भी कितना लेकर चलोगे, 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, एक्टिव मासेस आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ये जो होते हैं ना डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं, आप आगे चल के पढ़ोगे, जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वहीं पर डिटेल में बताऊंगा। तो वैसे ही एक्टिव मासेस जो होते हैं ना एक्चुअली तो डायमेंशनलेस होते हैं, मतलब इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम में हम इनकी यूनिट्स यूज करते हैं। तो अगर आप एक्टिव मास को कंसंट्रेशन के इक्वल ले रहे हो तो उसकी यूनिट मोल पर लीटर होगी। अगर आप प्रेशर के इक्वल ले रहे हो तो उसकी यूनिट ATM होगी या फिर बार होगी या फिर पास्कल होगी। बट हाँ, फ्रॉम द कोर ऑफ द लॉजिक, एक्चुअल लॉजिक अगर आप देखो, जब आप सीखोगे भी आगे, इसलिए भी ज़्यादा डिटेल में बताया भी नहीं मैंने आपको, हम इस चैप्टर में इनकी कॉन्सेंट्रेशंस कंसिडर, मतलब इनकी यूनिट कंसिडर करते हैं, लेकिन आगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक्स में आप इनको यूनिटलेस ही यूज़ किया करोगे। तो ये चीज़ें मैंने पहले आपको क्लैरिफाई कर दी हैं, इनका आप ध्यान रखें, क्योंकि आगे जब आप इनको जाके यूज़ करते हो और आपको चीज़ पता नहीं होती तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, जिससे लगता है वहाँ क्या बताया था, यहाँ क्या बताया। इसलिए चिंता ना करो, सब कुछ यहीं बताया गया है, कॉपी करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लॉ ऑफ मास सेक्शन से कुछ और चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक के ऊपर। हमने सीख लिया कि लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन सीखने के बाद अब हम डिफाइन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। अब हेडिंग डालें नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज के इक्विलिब्रियम। तो जैसा आपने सीखा, जब भी आपके पास इक्विलिब्रियम आता है वो तो सिर्फ एक रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास कुछ रिएक्टेंट्स होंगे, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे थ्रू फॉरवर्ड रिएक्शन, और यही प्रोडक्ट वापस से किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, बैकवर्ड रिएक्शन में। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो यहाँ हम एक टर्म लिखते हैं KF। तो KF क्या होता है, KF होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, है ना, K लिखा था। ऐसे ही यह है KB, ये क्या है, ये होगा रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बेसिक डेफिनेशन समझें, याद रखें, ये आपके हमेशा आगे तक काम में आएगी। तो अगर आपको किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करना है, K इक्विलिब्रियम, तो इसकी वैल्यू होती है KF अपॉन KB के इक्वल। किसके इक्वल होती है, KF अपॉन KB के इक्वल, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ये वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो आपको एक गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मिल सकती है। बात नंबर 1 सही है। अब जरूरी नहीं आप हमेशा ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, आप एक रिएक्शन की शक्ल देखकर भी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। कैसे, तो समझें। अगर हम किसी रिएक्शन के लिए
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना सीखें तो मान लो ये आपके पास एक होमोजीनियस रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है सिर्फ, N1A प्लस N2B इन इक्विलिब्रियम विद N3C प्लस N4D। सही है। तो मैं यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है दो रिएक्शंस हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मानता हूँ KF, बैकवर्ड का मानता हूँ KB। तो KF अपॉन KB की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वल होगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन कौन है, A और B। तो रिएक्शन क्या बनेगी, N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट KF है। तो अगर मैं इस रिएक्शन पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाऊं, क्या लगाऊं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF किसके इक्वल होगी। हाँ, आपने लॉ ऑफ मास एक्शन सीखा, KF इंटू A टू द पावर N1 एंड B टू द पावर N2 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। बोलो समझ में आ रहा है। चलिए, तो जैसा आपने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए किया सेम वैसे ही आप बात करो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लगाने चलें तो सबसे पहली चीज आप मुझे बताओ, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन होगा। वेरी गुड, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन कौन होगा, C और D होगा। बोलो सही बात है। तो बैकवर्ड रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो अब उसको ऐसे लिखूंगा कि N3C प्लस N4D गिव्स N1A प्लस N2B, और इसको मैं बोल दूंगा KB। सही है, ठीक है। तो हमें देखो लॉ ऑफ मास एक्शन में सिखाया कि प्रोडक्ट से अपने को मतलब ही नहीं है। बैकवर्ड रिएक्शन बोल रहा हूं तो ये दोनों रिएक्टेंट। अब आप वापस से यहां पे लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बताओ लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होगी दैट इज RB। बताओ वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो बन जाएगी KB इंटू क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N3, सॉरी A नहीं आएगा इस बार, क्या आएगा C। आप फ्रेम को इधर मूव कर सकते हैं थोड़ा सा चाहे तो, ठीक। तो C की पावर क्या होगी N3 और D की पावर क्या बनेगा N4 बनेगा। सही है। चलिए इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ गया बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, ये आ गया किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब बताओ जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, तो हमने सीखा है कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, इक्वल होती है। तो ये रहा फॉरवर्ड रिएक्शन का, देखें ये रहा फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन। ये क्या बन जाएगा, KF इंटू A टू द पावर N1 इंटू B टू द पावर N3 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, KB इंटू C टू द पावर N3 इंटू D टू द पावर N4, ये बनेगा N2। तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है किसके, KF अपॉन KB के। किसके इक्वल होता है, KF अपॉन KB के। तो अगर मैं यहाँ से KF अपॉन KB की वैल्यू निकालूं तो वो क्या बन जाएगी, एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर N3 D टू द पावर N4 अपॉन A टू द पावर N1 एंड B टू द पावर N2। तो बस अब आपको ये सब तो आपके लिए डेरिवेशन था, एक बार आपने देख लिया कैसे डेराइव हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आपको किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो बहुत आसान है। प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अपॉन रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे ये बोलो कि मेरे पास ये रिएक्शन है, 2HI गैस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखने चलूं तो मैं क्या लिखूंगा, बताओ प्रोडक्ट कौन है, H2 और I2। तो क्या बनेगा, एक्टिव मास ऑफ H2 टू द पावर 1 एक्टिव मास ऑफ I2 टू द पावर 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ HI होल स्क्वायर।
हाँ हाँ मुझे पता है, तो गैसेज हैं तो हम एक्टिव मास को प्रेशर यूज़ करें, पर अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ एक्टिव मास के टर्म्स में लिख रहा हूँ। तो पहले लिखना सीखो कि अगर आपको एक रिएक्शन दी हुई है, उसकी शक्ल देखकर आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस पावर उनकी कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की एक्टिव मास पावर उसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की पावर लगाना मत भूलना, 2 है तो 2, हाफ है तो हाफ, 1/3 है तो 1/3, जितना कोफिशिएंट हो उसको पावर में पहुंचा दो। कर सकते हैं? चलिए कॉपी करें, फिर इसमें एक और चीज़ आपको डिस्कस करनी है ताकि आप किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सको। चलिए अब ये सीखने के बाद कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं, एक और बड़ी ही काम की चीज़ आप सीखें। अभी तो ना देखो होता ही है, हम जब भी कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं उस चैप्टर के बेसिक्स सीख रहे होते हैं। तो अभी मैं आपको बेसिक्स सिखा रहा हूँ, अगले आने वाले 2-3 लेक्चर में आपके बहुत काम में आने वाले हैं। तो अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है ये वाली N1A प्लस N2B, ये मेरी पेटेंट रिएक्शन है, रिएक्शन कुछ और भी हो सकती है, N3C प्लस N4D। बताओ इसके लिए जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्म लिखा तो क्या बनेगा, एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर N3 इंटू एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर N4 अपॉन एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर N1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर N2। ये हमने लिखा। अब जैसा आपने सीखा है, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, इसकी हम दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, रादर 3 करते हैं, पर ब्रॉड कैटेगरी 2 की होती है। एक हम बोलते हैं Kc और एक हम बोलते हैं Kp। Kc, यहाँ C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर P स्टैंड्स फॉर प्रेशर। तो ये कैसे डिफाइन किया, ये क्या है, ये है एक्टिव मास। क्या है, एक्टिव मास। देखो अब एक्टिव मास आपको थोड़ा फील आना शुरू हो जाएगा। रिएक्शन में एक्टिव मास जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब जिसमें लगातार चेंज हो रहा है, वो तो होगा एक्टिव मास, और जिसमें चेंज नहीं हो रहा है उसका बोल सकते हैं एक तरीके से इनएक्टिव मास। मतलब जो कांस्टेंट है पूरे रिएक्शन में उसके एक्टिव मास को हम 1 लेते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, तो उसके एक्टिव मास को हम कितना लेकर चलते हैं, 1। तो एक्टिव मास, अब अगर जो आपका सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन के इक्वल लेकर चल रहे हो, तो Kc का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका एक्टिव मास है आपने उसको रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल लिया है। तो अगर एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल लिया है तो उसे हम बोलेंगे Kc। मतलब Kc किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर N3 इंटू D टू द पावर N4 अपॉन A टू द पावर N1 और B टू द पावर N2। अब ये हमारे लिए स्टैंडर्ड हो गया है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है मतलब कंसंट्रेशन लिखी है, हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप एक्टिव मास को प्रेशर के इक्वल लेकर चलते हो तो फिर उस केस में हम इसको बोलेंगे Kp। बताओ Kp किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर ऑफ C टू द पावर N3 इंटू प्रेशर ऑफ D टू द पावर N4 अपॉन प्रेशर ऑफ A टू द पावर N1 इंटू प्रेशर ऑफ B टू द पावर N2। तो इस तरह से हमने 2 टर्म डिफाइन किए हैं, एक Kc और एक Kp। अगर आप एक्टिव मास को कंसंट्रेशन के इक्वल लेकर चल रहे हो तो उसे हम बोलते हैं Kc। अगर आप एक्टिव मास को प्रेशर के इक्वल लेकर चल रहे हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, Kp। जैसा आपने देखा, अगर आपके पास कोई गैसियस रिएक्शन है तो उसके लिए एक्टिव मास को हम जनरली प्रेशर के इक्वल लेकर चलते हैं। पर एक चीज़ पे ध्यान दें, गैसेस के लिए आप PV इक्वल टू nRT लगा सकते हो, P इक्वल टू आप N/V इंटू RT लिख सकते हो। तो बताओ P इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, CRT। मतलब ये है कि गैसेस के लिए प्रेशर भी डिफाइन कर सकते हो और कंसंट्रेशन भी डिफाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कंसंट्रेशन भी। तो अगर आपके पास कोई प्योर गैसियस रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल दिस 2HI गैस H2 गैस प्लस I2 गैस, तो बताओ आप इसके लिए Kp लिखोगे या Kc लिखोगे। हाँ, प्रीडोमिनेंटली तो Kp लिखेंगे, प्रेफर तो क्या करेंगे, Kp, लेकिन आप इसके लिए Kc भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि गैसेस के लिए प्रेशर भी डिफाइंड होता है और कंसंट्रेशन भी डिफाइंड होती है। तो अगर आप इसके लिए Kp लिखोगे, Kp, तो बताओ Kp किसके इक्वल बनेगा, प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2 अपॉन प्रेशर ऑफ HI होल स्क्वायर। अगर आप इसके लिए Kc लिखो, Kc, तो बताओ Kc किसके इक्वल बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI होल स्क्वायर।
तो गैसियस रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं आप सिर्फ Kp लिखो, जरूरी नहीं आप एक्टिव मास को प्रेशर के इक्वल लेकर चलो, आप इसको कंसंट्रेशन के भी इक्वल ले चल सकते हो। और मेरा एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, गैसियस रिएक्शन के लिए हम Kp और Kc दोनों लिख सकते हैं, जब जिसकी जरूरत पड़े तब हम उसको यूज कर लेंगे। सही है, चलिए। लेकिन अगर आपके पास एक्वस स्पीसीज हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि NH4OH aqueous gives let's say NH4 plus aqueous plus OH minus aqueous। एक्वस मतलब लिक्विड सॉल्यूशंस, इनके लिए प्रेशर डिफाइन नहीं होता है, तो इनके लिए आप एक्टिव मास सिर्फ कंसंट्रेशन लोगे, तो इनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हो, Kc, जो बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। एक चीज तो ये कि आप गैसेस रिएक्शन के लिए Kp Kc दोनों लिख सकते हो, लेकिन एक्वस स्पीसीज के लिए सिर्फ और सिर्फ आप क्या यूज करोगे, Kc। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया, प्योर सॉलिड, बताओ प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए हम एक्टिव मास कितना लेकर चलेंगे, 1। तो अगर आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें सॉलिड और गैस एक साथ इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल दिस रिएक्शन CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो देखो ये सॉलिड, इसका एक्टिव मास 1, ये सॉलिड, इसका एक्टिव मास 1, इनका एक्टिव मास तो 1 मान के चलेंगे। तो जब मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा, तो गैस है तो Kp लिखूंगा, तो बताओ Kp किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि इसको लिखूंगा तो भी तो 1 है। तो कहने का मतलब यह है कि रिएक्शन में अगर प्योर सॉलिड लिखा हुआ है तो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, Kp लिखोगे प्रेशर ऑफ CO2 गैस के बराबर होगा। अब इन दोनों से कोई लेना देना है ही नहीं, तो गैसियस रिएक्शन सी हो गई। इसके लिए आप Kc भी लिख सकते हो, बताओ Kc किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे इस बात को, चलिए। तो ये था बेसिक इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अलग अलग रिएक्शंस के लिए आप इस तरह से Kp Kc लिख सकते हो। आपको ये देखना आना चाहिए कि किस रिएक्शन के लिए हम सिर्फ Kc लिख सकते हैं, किसके लिए Kp और Kc दोनों लिख सकते हैं। और दूसरा, कभी भी रिएक्शन में अगर कोई प्योर सॉलिड आ गया है तो उसका एक्टिव मास हमेशा हम कितना लेकर चलते हैं, 1। सर प्योर लिक्विड का भी तो 1 लेंगे, हाँ लेंगे, कहीं कहीं लेंगे, कहीं कहीं नहीं लेंगे। तो जहाँ नहीं लेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में कि हम कब लिक्विड का एक्टिव मास 1 लेते हैं और कब उसका एक्टिव मास हम 1 नहीं लेते हैं। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने आज आपको बेसिक सिखाया इक्विलिब्रियम के, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये सिखाया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, क्या होता है Kc, क्या होता है Kp। नेक्स्ट क्लास में आपको अलग अलग रिएक्शंस के लिए Kp Kc लिखना सिखाऊंगा, फिर हम Kp Kc में रिलेशन डिराइव करेंगे और अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।